बल्दिया रीजनल सेंटर है, ये बुंदेलखंड के लिए बना हुआ है। बुंदेलखंड में क्या है कि एक तो ये सूखाग्रस्त इलाका ज़्यादा रहा है, अकाल यहाँ पे ज़्यादा प्रभावित करते हैं किसानों को, किसानों के मवेशियों को, खेती को। दूसरा, यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि उसकी जल धारण क्षमता बहुत कम है, और मतलब जो क्षरण है वो थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे, मतलब एक तरह से मिट्टी क्या है कि ससेप्टिबल है क्षरण के, ज़्यादा तेज बारिश होती है तो क्षरण ज़्यादा हो, तो उनको रोकने के लिए एक मतलब जल संरक्षण संस्थान बुंदेलखंड में सरकार द्वारा 1986 में स्थापित किया गया। तो जो बारिश और क्लाइमेट है उसके अनुसार से हमारे देश को बहुत सारे एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में बांटा गया है। तो जिसमें से जो अपना बुंदेलखंड है वो 2 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में आता है, जिसको नंबर दिए गए हैं, एग्रो इकोलॉजिकल नंबर 1 नाम के साथ नंबर दिए गए, जो कि आधा बुंदेलखंड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन 4 में आता है और आधा 10 में आता है। तो जो 4 नंबर है उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूडिंग हरावली और सेमी एरिड, मतलब गर्म प्रदेश है और सेमी एरिड है, मतलब सूखा प्रभावित एरिया। और दूसरा है वो सेंट्रल हाईवे, जिसमें मालवा का पठार वाला हिस्सा है, वो उसको हॉट सब ह्यूमिड बोलते हैं, मतलब इस क्षेत्र में इसकी तुलना में थोड़ी सी ज्यादा बारिश होती है, ह्यूमिडिटी रहती है। ये जो है अपना पूरे भारत का नक्शा है, ये बताता है कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा मृदा क्षरण की समस्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर है वो बताता है कि जो मृदा क्षरण है वो 5 टन प्रति हेक्टेयर पर साल से कम है। इस मैप में जितना भी एरिया जो ग्रीन है वहाँ पे मृदा क्षरण की जो रेट है वो 5 से कम है टन प्रति हेक्टेयर। 5 टन यानी 5000 किलो। इसका मतलब है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र से हर साल 5000 किलो मिट्टी जो है खेत से बाहर निकल के किसी भी माध्यम से, नदियों से, मतलब उस खेत से बाहर चली जाती है। तो और ये जो लाल है वो एक्टिवली सेवर है, इसका मतलब 80 टन, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ पे। और अभी हम देख सकते हैं कि हमारे एमपी में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो लाल अंकित हैं, मतलब यहाँ पे जो मृदा क्षरण की दर है वो 80 टन से भी ज्यादा है। जो गुलाबी है वो 40 टन, जबकि 11 टन से ज्यादा अगर क्षरण किसी क्षेत्र में होता है तो वो फिर घातक माना जाता है उस मतलब पर्टिकुलर जमीन के लिए। तो इसमें अपना बुंदेलखंड का भी कुछ हिस्सा आता है जो थोड़ा मॉडरेट से लेके सीवियर उसमें क्षरण के जोन में आता है। यहाँ पे ये मिट्टियों की लिस्ट है, या कुछ आपको पता है 4 तरह की मिट्टियाँ हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, राकर, परवा, काबर और मार। ये 2 तरह की है जो जिनको हम लाल मिट्टी की श्रेणी में रखते हैं, और ये 2 तरह की मिट्टी है जो काली मिट्टी की श्रेणी में रखते हैं। लाल मिट्टियों के साथ समस्या ये है कि इनकी जलधारण क्षमता बहुत कम है, आप पानी देंगे थोड़े दिन धूप पड़ेगी और निकल जाएगी। दूसरा, इनकी डेप्थ भी कम है, मतलब गहराई, नीचे पत्थर जल्दी आ जाता है। और काली मिट्टियों के साथ समस्या ये है कि इनकी जलधारण क्षमता तो अधिक है लेकिन जल निकास के साथ इनमें समस्या रहती है, यानी कि बारिश के टाइम में पानी भर जाता है, पानी भरा रहता है और जल निकास इनमें एक समस्या है। तो ये कुछ मतलब जल संरक्षण के उपाय हैं, जैसे कि आप समोच्च खेती करिए, मतलब ढाल के विपरीत दिशा में कंटूर के साथ खेती कीजिए। दूसरा, ऐसे समोच्च बांध बनाए जा सकते हैं। ये क्या करते हैं, ढाल के बीच में अवरोध उत्पन्न करते हैं, पानी के बहाव की दिशा में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो पानी के लिए एक बोलते हैं अपॉर्चुनिटी टाइम, यानी कि मिट्टी में नीचे जाने के लिए, मिट्टी में पानी को सोखने के लिए कितना टाइम मिला उसको अपॉर्चुनिटी टाइम। तो ये सारी जो तकनीक है वो पानी का मिट्टी में अंदर प्रवेश करने के लिए अपॉर्चुनिटी टाइम को बढ़ाते हैं। ऐसे ये घास आधारित समोचित बांध हो, यानी कि इसमें बंड के साथ में घास लगा दी जाती है। घास चारे की सप्लाई भी किसान को करती है, दूसरा बंड को मजबूती भी प्रदान करती है। और जो घास की जड़ें रहती हैं उनसे क्या होता है कि ज़्यादा पानी मिट्टी में प्रवेश कर पाता है। फिर ये एगेव हो गया, ये एगेव एक प्लांट होता है जिसको यहाँ शायद रामबास बोलते हैं, है ना। तो इससे रस्सी भी बनती है और दूसरा इसमें कांटे भी होते हैं, तो एक तरह से फेंसिंग का भी काम करता है, कम पानी में आराम से उगता है। तो ये भी एक मतलब अच्छा जल संरक्षण और मृदा संरक्षण उपाय करता है। फिर ये पत्थर की दीवार हो गई, आप लोग करती हैं ये तो, है ना। और फिर ये सीढ़ीदार खेती, जहाँ पे ज़्यादा ढलान वाले क्षेत्र है, स्लोप बहुत ज़्यादा है, हिली एरिया है, या बहुत ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ ज़्यादा स्लोप वाले, वहाँ पे ये सीढ़ीदार खेती की जाती है। फिर ये विभाजित खाइया, मतलब जो जहाँ पे मतलब खेती नहीं करते हैं और उस मतलब अपने को वन लगाना है, बाग लगाना है ऐसी जमीन पे, या थोड़ी सी डिग्रेडेड लैंड है, उनमें ये विभाजित खाइयाँ बनाते हैं। बारिश होगा तो ये पानी जो है इनमें
भरेगा खाइयों में, तो ज़्यादा पानी एक तो ज़मीन में जाएगा, तो और दूसरा जो मिट्टी बह के आ रही है वो इन खाइयों में ट्रैप हो जाएगी, खेत से बाहर या उस जगह से बाहर नहीं जाएगी। तो ये मृदा संरक्षण के साथ साथ जल संरक्षण का भी काम करता है। तो इनको विभाजित खाइयाँ बनाते हैं, एक के बाद दूसरी, लाइन से नहीं बनाते लेकिन एक के बाद दूसरी। और ये निरंतर खाइयाँ मतलब 30 मीटर की एक खाई बना दी, 20 मीटर की, 50 मीटर की स्लोप के हिसाब से एक खाई बना दी। और इन खाइयों के बगल में क्या है, प्लांटेशन कर दिया जाता है, तो जो नमी संरक्षित होती है वो पौधे के विकास में सहायक होती है। फिर ये हमारे सेंटर ने वाटर सेट डेवलप किया है, जिगना वाटर सेट, 620 हेक्टेयर का एरिया लिया था। उसमें 3-4 गांव आते थे, जिगना था, तिवारीपुरा था, इमलिया था, है ना। तो ये उसकी मतलब उसमें जो टोटल काम किए गए थे, एक पॉन्ड बनाया गया था, और दूसरे ये चेक डैम्स, ये परकोलेशन पॉन्ड बोलते हैं इसको, ये जो आप देख रहे हैं परकोलेशन पॉन्ड बनाया गया था, चेक डैम बनाए गए थे। और जो कुछ पुराने चेक डैम जो पहले से अवेलेबल थे उनको सुधार किया गया था। फिर ये एक अपना है जल संचयन के लिए जो अपना रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी कि बरसात में जब बारिश आती है तो जो छत का पानी अपना नीचे होके कई खेतों में बह के चला जाता है, तो उसको संचय किया जा सकता है। और आप अगर कैलकुलेट करेंगे आप छत के हिसाब से और यहाँ की एवरेज बारिश के हिसाब से, मान लो आप कैलकुलेट करेंगे कि जो टोटल बारिश हो रही है तो अपनी छत पे कितना पानी कलेक्ट किया जा सकता है, तो आप पाएंगे कि आप अपने पशुओं को 6 से 8 महीने तक अगर उस पूरे पानी को स्टोर करें तो आराम से 2 या 3 पशु आपके पास है तो उनकी पानी की व्यवस्था हो जाती है। ठीक है। फिर ये है जो समोच बांध वाली, हमने समोच मेड़ वाली वहाँ पे एक बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये फोटो है, इसमें दिया है कि 2.5 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे, मतलब उसी खेत से मिट्टी निकाल के अपने को ये बंड बनानी है। बाद में क्या है, वो मिट्टी धीरे धीरे जो बह के आती है उससे वो जो खाई है, छनका बोलते हैं, हाँ, वो भर जाती है। तो इस पे हम घास लगा देते हैं। तो 3% ढाल वाले खेतों में 7 मीटर उदर अंतराल, उसको उदर अंतराल बोलते हैं, यानी कि नीचे की जो चौड़ाई होगी वो लगभग 0.7 मीटर होगी, ऊपर की चौड़ाई होगी 0.45 मीटर होगी, ठीक है, और ऊंचाई भी 0.45 मीटर होगी। ये जो हम है उसका जो जब समोच मेड़बंदी करते हैं तो ये मेड़ का डायमेंशन हम रखते हैं। तो ये देखिए पानी जो थोड़ा आगे यहाँ पे टकराता है, रुकता है, नीचे जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि जल निकास की भी व्यवस्था रखनी पड़ती है। अगर मान लो ज़्यादा बारिश आती है तो ये बंद टूटे नहीं और पानी वहाँ से सेफली निकल जाए। फिर ये एक रेन गन है, रेन गन आपने देखी होगी। अभी यहाँ पे हम ज़्यादातर देखते हैं कि गेहूं की फसल में भी और ज़्यादातर फसलों में जो अपन खुला पानी छोड़ते हैं, है ना। तो अब उसमें क्या है कि पानी तो पौधे को जितना चाहिए उतना ही यूज करेगा वो, बाकी पानी क्या है कुछ आपका उड़ जाएगा, कुछ आपका नीचे वापस जमीन में चला जाएगा, वो एक तरह से पौधे के काम में नहीं आ रहा है। तो जबकि हम रेन गन वगैरह से या जो अपना फव्वारा विधि है उससे सिंचाई करते हैं तो अपना लगभग 50 से 60% पानी की बचत होती है। ठीक है। फिर यह है कि आंवला के साथ खेती करते हैं। इसमें जो जल संरक्षण के साथ छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं वी शेप माइक्रो कैचमेंट या सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र। तो उसमें एक ऐसे आकार का एक वी शेप का छोटा सा वो बनाया जाता है, ये बंड्स बनाई जाती हैं, लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची बंड्स बनाई जाती है। उनके बीच में गड्ढा करके उसमें आंवले का पेड़ लगाया जाता है। आंवले के पेड़ों की आपसी दूरी रखते हैं 7 मीटर बाई 7 मीटर, और जो बीच की जगह जो बची है उसमें हम सरसों या फिर और अपनी जो मूंग उड़द ऐसी खेती कर लेते हैं। इसमें देखिए आप, जैसे इसमें ये उड़द लगी हुई है, तो इसमें क्या रहता है कि जो टोटल पानी आपका आंवला की उपज में 44% की बढ़ोतरी, यानी कि अगर हम ये ना करेंगे डायरेक्ट आंवला लगाएंगे तो उसकी एवज में 44%, यानी जहाँ में 100 किलो आंवला पैदा हो रहा था वहाँ 144 किलो आंवला पैदा हो रहा है। उड़द की उपज में भी 44 किलो की बढ़ोतरी है, क्योंकि मॉइस्चर कंजर्वेशन ज़्यादा हो रहा है कंट्रोल के अपेक्षा में, तो उस वजह से उड़द की उपज में बढ़ोतरी हो रही है। सरसों की उपज में 37% की बढ़ोतरी। ये उड़द और सरसों जो है इंटरक्रॉप के रूप में यहाँ पे लगाई जाती है। जो पानी बह के गया वो 33% की कमी आई, यानी कि जो 100 लीटर पानी अगर खेत से बारिश का बह के जा रहा था तो वहाँ पे 67 लीटर ही बह के गया है। हाँ, वो नीचे जमीन में चला गया, क्योंकि इनमें रुका तो ज्यादा पानी जमीन में गया। जल संरक्षण का एक मुख्य सिद्धांत यही है कि पानी को जैसे तैसे करके रोकना है, और जब आप
मतलब उसकी भी एक लिमिट है। आप पानी को रोक नहीं सकते पूरा, लेकिन उसके क्षेत्र में कुछ ऐसा बहाव को कम तो करना, बहाव को कम करना, उसकी स्पीड को कम करना, उसको टाइम देना है नीचे जाने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के जो उसको टाइम मिलता है तो वो पानी नीचे जाता है। पर मान लो बहुत ज़्यादा बारिश होगी एक लिमिट से ज़्यादा, तो वो उसके लिए फिर अपने को व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि सेफली पानी निकले। और इसी तरह जैसे जैविक जैविक कार्बन क्या है, सोइल का एक मुख्य घटक है। जब पानी बह के जाता है वो अपने साथ जैविक कार्बन भी बहा के ले जाता है। जो मतलब मिट्टी की जान है जैविक कार्बन जो है। अगर वो आपकी ज़मीन में कम है तो फर्टिलाइजर भी कम काम करेगा सब। तो जैविक कार्बन के नुकसान में 33% की कमी है। ये मतलब माइक्रो कैचमेंट जब हम बना के खेती करते हैं तो एक मॉडल बना रखा है छोटा सा हमारा वाटरशेड कॉन्सेप्ट का। तो वाटरशेड क्या है, मान लीजिए कि एक कोई भी क्षेत्र है छोटा या बड़ा, जिसका सारा पानी बारिश का इकट्ठा होकर फिर कोई एक कॉमन पॉइंट से निकल जाता है, उसको हम एक वाटरशेड बोलते हैं। आपका गांव एक वाटरशेड हो सकता है, 2-3 गांव मिला के एक वाटरशेड हो सकते हैं, एक जिले का पूरा एक वाटरशेड हो सकता है। गांव जो हो गए छोटे छोटे, इनको मिनी वाटरशेड बोलते हैं। 8-10 गांव को मिला के हम एक माइक्रो वाटरशेड बोलते हैं। और फिर 4-5 माइक्रो वाटरशेड या 10 माइक्रो वाटरशेड मिला के एक मैक्रो वाटरशेड हम बोल सकते हैं। तो जैसे कि ये है कि एक वाटरशेड है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है वाटरशेड को मैनेज करना है या उसको डेवलप करना है। यानी कि जैसे ऐसा नेचुरल अवस्था में जो है, मान लो ये 4-5 गांव इसमें बसे हैं, एक बड़ा एरिया है ना। अभी देखिए कि जब इसको हमने मैनेज नहीं किया हुआ है तो इसमें बिल्कुल बंजर सा पड़ा है, बहुत कम वनस्पति है, लोग कम बसे हैं, जानवर कम है। तो उसको मैनेज करने के लिए वही बात है कि पानी के बहाव को कम करना है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना है, तो उससे अपने आप नेचुरल वनस्पति बढ़ेगी। तो उसको करने के लिए जमीन को यहाँ पे हमने लैंड लेवल करके उसमें छोटे छोटे खेत बनाए। ये जो कंटूर बंडिंग हम आपको वहाँ बता रहे थे, कंटूर बंड्स बनाए, उसको लेवल किया, उसमें उस हिसाब से खेती करी। जो ज़्यादा ढाल वाले एरिया है उनमें प्लेसमेंट करके पौधे लगाए, है ना। साथ में इसमें भी घास वास और पौधे लगाए ताकि पानी का बहाव कम रहे, कटाव कम हो मिट्टी का, है ना। पौंड बनाए, चेक डैम बनाए, और इधर ढाल के हिसाब से फिर से कंटूरमेंट बनाए। तो ऐसे करके इसको मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, घास लगा सकते हैं हम, और ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है कि जब ऐसा करके इसको 4-5 साल तक हम जब देखो फाइनल अपने को पूरा डेवलप हो जाता है एरिया, फिर हम जो पानी हमने कंजर्व किया है उससे हम ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन लगा के ये हमारा पत्ती सिंचाई कर सकते हैं। पॉन्ड बना के पानी को स्टोर किया जा सकता है। ये पॉन्ड में जो पानी स्टोर किया है जानवरों के भी काम आएगा, वाटर रिचार्ज के में भी काम आएगा, खेती में भी काम आएगा, और टोटल जो ग्रीनरी है आपके एरिया की वो बढ़ेगी। वाटर लेवल जो है जमीन का वो भी बढ़ेगा। और जो माइग्रेशन है, जो क्योंकि जब रोजगार नहीं मिलता है तो लोग बाहर कमाने चले जाते हैं, वो भी कंट्रोल होता है। और जो गांव उस क्षेत्र में पशुओं की उत्पादन क्षमता है वो भी इसमें बढ़ती है।